नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इंद सदवंदियाणं त्रिभुवनेद मधुर विशद काणम् अन्तातीद गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोधध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसका पहला अधिकार चल रहा है षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन, और उसमें कल हमने उद्गल द्रव्यास्तिकाय की चर्चा पूर्ण की। तो अभी तक 2 द्रव्यास्तिकायों की चर्चा पूर्ण हुई है। जीव द्रव्यास्तिकाय जिसका वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से किया, और उसके बाद फिर पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का वर्णन जो हमने कल तक पूर्ण किया। जीव द्रव्यास्तिकाय के पहले की जो 26 गाथाएं हैं उसमें मंगलाचरण के बाद द्रव्य षड्द्रव्य पंचास्तिकाय सामान्य वर्णन किया था, पीठिका सामान्य स्वरूप सभी द्रव्यों का। उसके बाद फिर विशेष स्वरूप प्रारंभ हुआ तो जीव द्रव्यास्तिकाय, फिर पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का वर्णन किया। कल हम जब आखिरी में चर्चा कर रहे थे तो 82वीं गाथा जो उपसंहार की गाथा है पुद्गल द्रव्यास्तिकाय के, इसमें हम आचार्य जयसेन स्वामी की टीका पढ़ रहे थे। टीका पढ़ी थी और उसका विश्लेषण किया जा रहा था, तो थोड़ा सा हम उस पर और चर्चा करेंगे। बहुत जोरदार विषय आया है। उसके बाद फिर अगला विषय चलेगा धर्मास्तिकाय, क्योंकि अब कौन कौन से बचे? देखो, जीव द्रव्यास्तिकाय हो गया, पुद्गल द्रव्यास्तिकाय हो गया, अब कौन से बचे? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय। उसके बाद फिर पुद्गल, उसके बाद फिर कालाणु द्रव्य जो अस्तिकाय नहीं है, लेकिन काल की चर्चा भी आई है, पहले भी आई थी, सामान्य स्वरूप में भी आई, आखिरी में भी आएगी थोड़ी सी। और उसका कारण भी स्पष्ट है कि इस प्रकरण में उसको क्यों लिया है। पहली बात तो ये कि षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन है तो 6 द्रव्यों का वर्णन होना है। दूसरा, पंचास्तिकाय के प्रकरण में भी काल की चर्चा करना अनिवार्य है, तो वो सब अपन समझ चुके हैं क्या कारण है। अभी देखिए यहाँ पर प्रकरण है, यहाँ देखिए भावार्थ में जो जयसेनाचार्य की टीका से लिया गया है भावार्थ पर ही चर्चा करेंगे अपन। वो जयसेनाचार्य की टीका से ही है।
भावार्थ, वीतराग अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से रहित। जिस जीव ने वीतराग अतीन्द्रिय सुख का रसास्वादन नहीं किया, उन जीवों को उपभोग्य क्या है? उन जीवों को उपभोग्य पंचेंद्रिय विषय, मतलब पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ कौन टूट पड़ता है? पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करने के लिए कौन झपट्टे से मारता है? कि जो अपने शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं करता। हमारे मुनिराज अपने चैतन्य की आराधना में मग्न रहते हैं, इसलिए उनको पंचेंद्रिय के विषयों से कोई प्रयोजन नहीं। पंचेंद्रिय विषय के विजयी होते हैं, पंचेंद्रिय जय है ना, ये उनके 28 मूल गुणों में से मूल गुण है, 5 इंद्रिय विजय। ठीक है। और दूसरा है अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप से विपरीत 5 इंद्रियां। आत्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है। ठीक है। इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, और इंद्रियों से नहीं जानता, वो तो उस इंद्रियों से भिन्न रहता है, वो ज्ञान स्वरूप तत्व है ऐसा आत्मा। तो अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप से विपरीत 5 इंद्रियां। अब ध्यान रखना, पहले पॉइंट में आखिरी का जो पद है वो मुख्य है। मुख्य मतलब 5 पंचेंद्रिय के विषय, फिर दूसरे में आया 5 इंद्रियां, तीसरे में क्या आया कि अशरीर आत्म पदार्थ से प्रतिपक्षभूत 5 शरीर। ठीक है। टीका में तो 5 शरीर के नाम लिए हैं। तो आत्म जो अशरीरी आत्म पदार्थ, आत्मा हम जो हैं अशरीरी हैं, हम आत्मा स्वभाव से अशरीरी है। ऐसे जो आत्म द्रव्य है उससे प्रतिकूल, उससे जो विपरीत हैं, विरुद्ध हैं, ऐसे 5 शरीर। ठीक है। क्योंकि वो शरीर हैं और हम अशरीर हैं। ठीक है। ऐसे तो 5 शरीर तीसरा हो गया। चौथा, मनोगत विकल्प जाल रहित। मन में जो विकल्प जाल उत्पन्न होता है उससे रहित कौन है? कि शुद्ध जीवास्तिकाय। शुद्ध जीवास्तिका मतलब शुद्ध चैतन्य आत्मा, वह समस्त मनोगत विकल्प जाल से रहित है। उसका स्वरूप निर्विकार है। मन में जो राग देश के और तरह तरह के जो संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है वो, तो उससे रहित आत्मा का स्वभाव है। तो मनोगत विकल्प जाल रहित शुद्ध जीवास्तिकाय से विपरीत मन जो अष्टदल कमल के आकार रूप जो द्रव्य मन है उसकी बात है। और क्या? कर्म रहित आत्म द्रव्य से प्रतिकूल 8 कर्म। कि आत्मा तो 8 कर्म से रहित ही है। ठीक है। सिद्ध भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। तो यहां पर पुद्गल को बताना है, लेकिन पुद्गल को बताने के लिए पहले आचार्य परिचित से अपरिचित की तरफ जाते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप आ चुका है, जीव द्रव्यास्तिकाय का स्वरूप बता चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर जीव का उदाहरण दे रहे हैं, जीव के बारे में बता रहे हैं कि कर्म रहित आत्म द्रव्य से प्रतिकूल 8 कर्म है। ठीक है। 8 कर्म है। और अमूर्त आत्म स्वभाव से प्रतिपक्षभूत, आत्मा का स्वभाव अमूर्त है। ठीक है। अतीन्द्रिय कहा, अमूर्त कहा, क्योंकि वर्णादि गुणों से रहित है आत्मा, तो अमूर्त तत्व है। ऐसे आत्म स्वरूप से प्रतिपक्षभूत मतलब विरुद्ध, जो विपरीत है, क्योंकि अमूर्त आत्मा का स्वभाव जो है वो अमूर्त है, और उसके प्रतिपक्षभूत क्या है कि अन्य भी जो कुछ मूर्त हो, जो कुछ भी मूर्त है वह सब पुद्गल जानो। वो सब क्या है? पुद्गल है। अब देखना, यहां पर जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका में बताया था उसमें ये बताया है 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रियां, 5 शरीर, द्रव्य मन,
8 कर्म और जो कुछ भी मूर्त है वह सब पुद्गल जानो। ठीक है, मूल गाथा में यही था। आचार्य जयसेन स्वामी ने इस विषय को कितना आध्यात्मिक बनाया है कि चर्चा तो पुद्गल की है, लेकिन वो जीव तत्व को नहीं भूलते, प्रयोजन को नहीं भूलते, इसलिए उन्होंने जीव का उदाहरण दिया। यही शैली द्रव्य संग्रह में टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने अपनाई है, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने अपनाई है। और ऐसा माना जाता है, और मुझे ऐसा ज्ञात है कि जयसेनाचार्य के वो शिष्य थे ब्रह्मदेव सूरी। तो उनकी जो जयसेनाचार्य की जो शैली थी वो पूरी की पूरी शैली ब्रह्मदेव सूरी ने अपनाई है। और पंचास्तिका संग्रह के अंदर जितने विषय आए हैं, बहुत सारे विषय द्रव्य संग्रह में लिए गए टीका के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम लोग द्रव्य संग्रह पहले पढ़ के आए हैं, इसीलिए द्रव्य संग्रह की याद बार बार आती है ना। पंचास्तिका संग्रह के ऊपर प्रवचन हमने सोनागिर जी में जब थे 2 साल रहे, वहां किए थे, पूरा ग्रंथ चला था विद्वानों के बीच में, लेकिन उसके बाद नहीं चला। अभी आप लोगों की कक्षा में तो द्रव्य संग्रह चल चुका है, और द्रव्य संग्रह मैंने 3, 4, 5 बार भी चलाया होगा कहीं कहीं अलग अलग जगह। तो ऐसा बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। अब जब पंचास्तिका फिर से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि देखो, पंचास्तिका संग्रह का सार है द्रव्य संग्रह, है ना, और टीका भी इसका ही सार है ना। इतना जोरदार है, ये दोनों ग्रंथ बहुत जोरदार हैं। तो आप देखिए, तो ऊपर जो मूल गाथा में है वो ये पुद्गल के बारे में है। ये 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रियां, 5 शरीर, मन और 8 कर्म, और जितने भी मूर्त हैं, जो कुछ भी मूर्त है वो सब पुद्गल है। अब देख लो कि क्या क्या है यहाँ पर। 5 शरीर है यहाँ, अभी तो कितने शरीर है अपने? 4 हैं कि 3? देखो, औदारिक शरीर तो है ही, तेजस और कारमान तो अनादि संबंधी च, और बैक्क्रियक और आहारक तो नहीं है ना अपने, तो 3 है बस। देव पर्याय में भी 3 होते हैं, है ना। 4 किसके होते हैं कि वो भावलिंगी मुनिराज 6वें गुण स्थानवर्ती, किन्हीं को जिनको आहारक रिद्धि प्रकट हो जाए उनको आहारक शरीर भी होता है। 5 शरीर तो किसी के नहीं होते। तत्वार सूत्र भी हम पढ़ के आए हैं, और लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका भी हमने पढ़ी है, तो वहां भी ये विषय आया था। चलिए, तो इस तरह से यहाँ बताया कि ये सब पुद्गल है, ये सब पुद्गल का खेल है। तो पुद्गल से हम विरक्त हों, और जिसको अनादि से हम नहीं जान रहे हैं, जो हम स्वयं हैं जानने वाले, ऐसे अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को पुद्गल द्रव्यास्तिकाय से भिन्न जाने और अनुभव करें। ठीक है, ये यहाँ पर प्रयोजन निकला। इस प्रकार पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान समाप्त हुआ। ये पुद्गल द्रव्यास्तिकाय की चर्चा पूर्ण हुई, जिसमें सबसे पहले जो 74वीं गाथा आई 74, तो वहां से पुद्गल की चर्चा प्रारंभ हुई, और पुद्गल के 4 भेद बताए। बताओ कौन बताएगा? डॉक्टर निधि जी बोलती हैं कि आप सब कुछ आप ही बता देते हो, हमसे पूछा करो, हम भी तो बताएंगे, है ना। आप बताइए निधि जी। स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंध, स्कंद देश, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, परमाणु, है ना। उसमें स्कंद शब्द लगाना जरूरी है जी। बहुत अच्छा, 4 हो गए। उसके का स्वरूप बताया। चलो, कौन बताएंगे? निधि जी, आप ही बता रहे हैं क्या? बता दूं? बताइए। रिवीजन नहीं किया, जो आपसे सुना था बस उतना ही। हाँ, वही तो। हाँ, बोलिए। तो जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो पिंड है उसको स्कंद कहते हैं, ठीक है ना। और उससे ठीक आधा जो होता है वो देश, स्कंद देश कहलाता है। अच्छा, जैसे 2 परमाणु का स्कंद है तो
तो गड़बड़ हो गई, मैं बोलते टाइम मुझे ख्याल आ रही थी इसलिए मैं अटकी थी। यहाँ स्कंध में लिया है महास्कंध, मतलब अच्छा, अनंतानंत परमाणु का। महास्कंध का मतलब वो जो महास्कंध है वही नहीं, वो तो है ही, लेकिन बहुत सारे कोई भी जो परमाणु। अनंतानंत परमाणु का स्कंध है उसको स्कंद कहा। जी। उसके बाद उसका आधा तो देश, स्कंद स्कंद देश देश, कहलाए, और और फिर उसका भी उसका आधा। भी आधा वो स्कंद प्रदेश कहलाए। हाँ, और एक अविभागी परमाणु, जो एक अविभागी जो उसकी इकाई है हाँ, पुद्गल की, वो परमाणु होती है। वो बहुत अच्छा। अविभागी अंग होता है, उसका और विभाजन नहीं किया जा हाँ सकता। हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से 75वीं गाथा में ये बात कही। फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए तो फिर स्कंद का स्वरूप बताया, और स्कंद के 6 भेद बताए। बता, 6 भेद स्कंद। हाँ बोलो नित्या। बादल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादल सूक्ष्म 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 हो गए ना यार, क्या कर रही हो? नए बना रही हो क्या? फिर नए उदाहरण भी देना पड़ेंगे, ध्यान रखना। चलो, अभी आपने 6 भेद बताए, अब इनके उदाहरण। अब मैं ऐसे नहीं पूछूंगा, अब मैं जो उदाहरण बोलूंगा आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा स्कंद है, ठीक है? जैसे लकड़ी, बताओ लकड़ी कौन सा स्कंद है? डॉक्टर निधि जी ने सुना है ना? तो पूछूं आपसे भी, क्योंकि आपने बोला था कि हम लोगों से पूछा करो। बादल 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 बादल, ठीक है। अब बताइए, दूध, घी, ये क्या है? बादल। अलग होने के बाद जो मिल जाए वो बादल है। बहुत अच्छा। और लकड़ी पत्थर वगैरह को अलग होने के बाद मिलाना पड़ेगा। मिलते नहीं है, हाँ, तो वो वैसे तो बादल मिलते नहीं, और अपने आप तो मिलते ही नहीं, अपने आप नहीं मिलते। मिलाओ भी तो इस तरह नहीं मिलते जैसे पहले थे वो। पहले जी। ठीक है। और इसके बाद ओ, अंधेरा। अंधेरा बादल सूक्ष्म अंधेरा बादल सूक्ष्म, पक्का? तो धूप, धूप भी बादल सूक्ष्म, प्रकाश छाया, ये सब। बहुत बढ़िया। और और क्या है? सूक्ष्म बादल का क्या उदाहरण? सूक्ष्म बादल का शब्द है? शब्द शब्द, ओके, हाँ शब्द भी है, लेकिन जो चक्षु इंद्री के अतिरिक्त जो विषय हैं, वो सारे के अतिरिक्त जो अन्य 4 इंद्रियों के बनते हैं, ऐसे सभी विषय, मतलब शब्द कर्णेंद्रिय का विषय बनता, गंध, ठीक है, नास घ्राणेंद्रिय का, रस, ठीक है, और ये जिह्वाेंद्रिय का हो गया, और स्पर्श इंद्रिय का ठंडा गरम, है ना? ये सब बादल सूक्ष्म में आते। ये दिखते तो है नहीं, लेकिन महसूस होते हैं अन्य चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रियों के द्वारा, इसलिए बादल सूक्ष्म। अब सूक्ष्म में क्या लिया? हाँ बोलिए निधि जी। कारमान वर्गणाएं, कारमान वर्गणाओं को जो अनंत कर्म परमाणु की बनी होती हैं, है ना, उनको लिया है। बोलो अनंत कर्म परमाणु की होती हैं, लेकिन वो सूक्ष्म में लिया, क्योंकि वो हमारे इंद्रिय गम्य नहीं होते। मति श्रुत ज्ञान 4 तक लिए, 4 पॉइंट तक वो सब इंद्रिय गम्य भी हैं, भले ही चौथे पॉइंट में जो
या स्पर्श आदि के विषय वो चक्षु इंद्री के विषय नहीं है, लेकिन अन्य इंद्री के विषय इंद्री गम्य है। अब जो पांचवा विषय सूक्ष्म कहा, ये इंद्री गम्य नहीं है ना। 8 कर्म, वर्गणाएं, ये सब। अब इसके बाद सूक्ष्म में क्या लिया गया है? और नित्या की मम्मी शालिनी जी, हाँ ध्यान रखना, परमाणु मत कह देना, क्योंकि स्कंद के भेद चल रहे हैं। कर्म वर्गणा के नीचे के 2 अणु तक स्कंद करके करते हैं जो। बहुत अच्छा, मतलब अभी जो 5वां भेद गिनाया, उससे जो छोटे वाले स्कंद हैं, वहां से लेते हुए, कम करते हुए, छोटे छोटे स्कंद करते हुए 2 परमाणु के स्कंद तक, ये सब सूक्ष्म में आते हैं। बहुत अच्छा, इस तरह से हमने स्कंद की चर्चा की थी। उसके बाद स्कंद के बाद परमाणु की बात आई, तो परमाणु का स्वरूप बताया। अच्छा बताओ, परमाणु कितने प्रदेश वाला होता है? परमाणु प्रदेश वाला है, 1 प्रदेश वाला। उसका आकार कैसा है आपकी मैथ्स के हिसाब से? उसका आकार कैसा है? बहुत सूक्ष्म। सूक्ष्म नहीं, षटकोण आकार है। षटकोण मतलब 6 एंगल होंगे ना, स्टार जैसा 6 एंगल का होता है षटकोण आकार। ठीक है, हाँ। और 1 प्रदेशी होता है भैया, वो हनी कोम जो बना रहता है वैसा, मधुमक्खी के छाते में जैसे वो पिक्चर बने रहते ना बुक्स में, हेक्सागोनल। हाँ, आप जैसे समझ जाएं, 6 कोण होना चाहिए। हाँ, वो 6 कोण वाले, वो एक कोण आपस में को सटे क्या रहते बोलते हैं। हैं? हेक्सागन शायद, हम्म, है ना, वही है। हाँ तो हाँ हेक्सागोनल जो हनी बी कोम दिखाई देता है ना, बुक्स में बना के रखते हैं जो पिक्चर, ऐसे हाँ, षटकोण हाँ। सटे सटे एक दूसरे से, षटकोण, वैसे ही षटकोण। षटकोण आकार होता है। 1 प्रदेशी होता है, षटकोण आकार होता है। और कोण होते हैं नित्या? परमाणु में कितने गुण होते हैं? मैत्री की मम्मी बताएंगी कितने गुण होते हैं? अनंत। तुम मैत्री की मम्मी हो क्या? अंतिम मैत्री की मम्मी बताएंगी तो उसने नहीं बता। अच्छा, अनंत गुण होते। अनंत गुण, देखो हर एक द्रव्य में अनंत गुण ही होते हैं। तो बताओ, परमाणु के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? परमाणु के अंदर जानना नहीं दिख रही? अच्छा, छिप गई है। हाँ, पूछ नहीं ले भैया जी। बताओ जान्या, परमाणु में कौन कौन से गुण होते हैं? अरे पुद्गल में जो गुण होते हैं वो परमाणु में, शुद्ध पुद्गल तो परमाणु ही है। हाँ बोलो। अच्छा, 4 होते हैं, 4। स्कंद वर्ण और वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण, बस 4 ही होते हैं। अभी तो अनंत बोल रही थी नित्या, या तो अनंत बोल रही, तुमने कहा 4 होते हैं। बाकी तो अनंत होते हैं। हाँ, ये 4 विशेष गुण हैं। इसके अलावा अनंत गुण होते हैं, है ना? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब बताओ कि स्पर्श गुण जो उस परमाणु में रहता है वो कितने प्रदेशी होता है?
कितने प्रदेशी होता है बताओ। जब परमाणु एक प्रदेशी है तो उसमें रहने वाले गुण भी एक प्रदेशी होंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि ये गुण अपने द्रव्य में पूरे में व्याप्त रहते हैं, ठीक है। तो परमाणु एक प्रदेशी है तो उसके जितने गुण एक प्रदेशी है, एक एक। स्पर्श भी एक प्रदेशी, रस भी एक प्रदेशी, गंध भी एक प्रदेशी, सब एक एक प्रदेशी है, ठीक। अब बताइए कि स्पर्श के कितने गुण उस परमाणु में होते हैं। परमाणु में स्पर्श के है ना, सारे गुण के नहीं पूछा, स्पर्श के कितने गुण, मतलब कितने भेद, मतलब कितनी पर्याय बताओ। 8 पक्का? अच्छा निर्जान्या सोच लेना जरा। परमाणु में अच्छा, परमाणु हल्का भारी हो सकता है क्या? डॉक्टर निधि जी बताइए, परमाणु हल्का भारी हो सकता है क्या? होते हैं हल्का। 8 गुण किसने बताया, ये बता दो पहले। परमाणु में तो उद्गल के 8 गुण होते हैं, ये 8 गुण मतलब स्पर्श के 8 भेद होते हैं, 8 विशेषताएं होती हैं। ये तो शास्त्र में है, लेकिन हम जो पंचाशी का संग्रह पढ़ा है, परमाणु के अंदर की बात पढ़ी, तो परमाणु में कितने बताए, कितनी विशेष, कितनी पर्याय होती हैं स्पर्श की, बताओ। निधि जी आप बताओ। 8 पर्याय होती है व्यक्ति। 8 पर्याय होती हैं। हाँ, लेकिन बताया व्यक्त आपको। कुछ होंगे। व्यक्त तो होने की संभावना, मतलब व्यक्त होने वाले कॉम्बिनेशन अलग होंगे। संभव शक्ति तो 8 की है, ऐसी मेरी समझ आई। नहीं, वो शक्ति तो स्कंद बनने की भी है, शक्ति तो शब्द की भी है, ये मतलब कारण है ना शब्द बनने का, क्योंकि इस तो परमाणु से मिलके ही बनेगा, वो बात अलग है। लेकिन हैं कितने? 4, मतलब 8 होते हैं, तो हर कॉम्बिनेशन का एक उसमें प्रकट होता है। जैसे ठंडा गरम में से ठंडा या गरम होगा, और कड़ा नरम में से कड़ा या नरम होगा। ये नहीं होते। परमाणु जी। में बताए हैं आचार्य ने 4, केवल 4। कॉम्बिनेशन चिकना मतलब स्निग्ध रूक्ष है ना, रूखा चिकना, और ठंडा गरम मतलब शीत उष्ण, ठीक? नहीं, शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण रुक्ष, ऐसे। वही तो, इनके तो युगल बनेंगे। हाँ इन्हीं 4 के 4 युगल बन गए। हाँ, तो भैया मतलब कड़ा नरम नहीं होता परमाणु, नहीं, और एक और कॉम्बिनेशन कौन सा? हल्का भारी भी नहीं होगा। हल्का भारी भी नहीं होगा। अब देखो, परमाणु तो एक प्रदेशी है, तो सारे क्या परमाणु ही एक हल्का, क्या ही प्रदेशी भारी। हैं, तो कौन सा परमाणु हल्का, कौन सा परमाणु भारी, वो तो कॉमन सेंस की बात है। इसलिए ये वाली बात स्कंध में ही लागू होती है। ओके। हल्का भारी और कड़ा नरम भी, है ना, ये बात भी स्कंध में ही लागू होती है। नहीं, इसलिए आचार्य दोनों टीका में केवल इन 4 के ही 4 युगल बनाए हैं, ठीक है ना। बाकी जो 4 हैं उनकी बात ही नहीं की, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर होते हैं, और एक समय में एक युगल ही होगा। स्पर्श की बात चल रही है तो एक युगल ही होगा। जैसे रूखा और चिकना में से रूखा हो गया, और ठंडा गरम में से ठंडा हो गया या गरम हो गया, जो भी हो गया, तो ऐसे एक चीज होगी दोनों में से। दोनों विरुद्ध चीजें एक साथ नहीं होगी, ठीक। और जैसाचार्य की टीका के अनुसार तो एक समय में स्पर्श गुण की एक ही पर्याय होती है। तो पर्याय तो कोई भी गुण की एक समय में एक ही होती है, लेकिन उस पर्याय में 2 विशेषताएं
एक साथ हो सकती हैं कि वो चिकना भी हो, मतलब स्निग्ध भी हो और गर्म भी हो, या शीत भी हो और रूक्ष भी हो, या फिर और दूसरे जो युगल, तो वो एक साथ हो सकते हैं। तो अब ऐसे सामान्य रूप से तो ये कहा है कि परमाणु में 4 गुण होते हैं, 5 गुण होते हैं। 2 स्पर्श के, मतलब एक युगल होगा इसलिए 2 स्पर्श के, और 1 रस, 1 गंध और 1 वर्ण। 5 भेद है ना वर्ण के, तो 1 होगा। स्पर्श के नहीं, रस के 5 भेद है तो 1 होगा, गंध के 2 भेद है तो 1 होगा एक समय में, क्योंकि सभी गुणों की एक समय में एक एक पर्याय तो हो गई,